लड़ोगे, लड़ना चाहोगे मेरे साथ? अपनी मिडिल क्लास से ऊपर उठने की लड़ाई है ये। मेरे देश के नौजवानों और मेरे भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास नंबर 24। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे दोस्तों। मैं देखता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज उनकी एनर्जी का जो बहाव है वो किसी और तरफ है। दिन रात रील्स को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। दिन रात उनका समय ऐसी चीजों में बीतता है जो उनके जीवन में, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी सहायता उनकी नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम इस जीवन में बहुत पीछे हो चुके हैं। जो मिडिल क्लास है वो ऊपर इसलिए नहीं उठती क्योंकि उनके जो कर्म है, उनके जो काम है वो ऐसे हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज हम देखिए, हम अपना समय, ज्यादातर समय कहां पर वेस्ट करते हैं दोस्तों? दोस्तों के साथ मौज मस्ती में, फेसबुक चलाने में, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये सब चीजों में हमारा बहुत समय जाता है। सोशल मीडिया पे हमारा बहुत समय जाता है। ये क्लास नंबर 24 है, ये शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके जो अंदर जो आत्मा सोई हुई है, मरी हुई है, उसको जगाना चाहता हूं दोस्तों। हमारे आसपास बहुत नेगेटिव माहौल रहता है। हमारे समाज के लोग हमेशा हमारे पैर को पकड़कर खींचते हैं पीछे की ओर और हमें उभरने नहीं देते। सोसाइटी वाले, समाज वाले, रिश्तेदार सब आपको नीचा दिखाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर विश्वास जगाने में आया हूं दोस्तों। जिन लोगों को यह लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए एक कुछ शब्द बहुत काफी होते हैं कहने के लिए। अगर उनको कोई हाथ पकड़ ले, उनको कोई थोड़ा सा मार्गदर्शन देते, तो उनके लिए जीवन में बहुत एक बदलाव की स्थिति आ सकती है दोस्तों। हम ये क्लास जरूर पढ़ेंगे जहां पर हम ब्लैक बुक को कवर कर रहे हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, ये जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बातें करनी बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका जो अंदर की जो आत्मा मरी हुई है, जो सोई हुई है, उसको मोटिवेट करने के लिए कोई तो चाहिए। जितनी मेहनत आप करते हो उससे 10 गुना मेहनत करवाने के लिए आपका कोई तो गुरु होना चाहिए, कोई तो आपका भाई होना चाहिए, कोई तो ऐसा हो जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक ले जाए। दोस्तों, मैं खालिद त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 24, जहां पर हम वोकैबुलरी को कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपका मार्गदर्शन भी करता हूं कि आप जीवन में कैसे अपनी एनर्जी को बनाए रखें, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, जहां पर हम रिलेवेंट वर्ड्स को पढ़ते हैं, जहां पर हम प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी को कवर करते हैं, ये एक ऐसी क्लास है जो आपके जीवन को बदल सकती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रहा हूं? मैं ये बात इस दम पे कहता हूं कि जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ाता हूं ये सब प्रीवियस ईयर में आते हैं, ये सब रिपीट होते हैं। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ये वर्ड्स हमेशा रिपीट होते हैं दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूं कि उनका ज्यादातर समय किस में जाता है? उनमें रील्स को वो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। आप जानते हो आप कितना कीमती समय वेस्ट कर रहे हो? 2 तरह के लोग होते हैं, एक रील्स बनाते हैं और एक देखते हैं। बनाने वाले पैसे कमाते हैं और देखने वाले समय गवाते हैं। तो आप क्या बनना चाहोगे? क्या आप प्रोड्यूसर बनोगे या कंज्यूमर बनोगे? इस दुनिया में हर व्यक्ति की एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी में आता है हर व्यक्ति। या तो वो कुछ बनाएगा या वो फिर कोई कंज्यूम करेगा कुछ। तो आप हमेशा कंजम्पशन मत करो, उपभोक्ता मत बनो, उसके प्रोड्यूसर भी बनो। अगर आपको रील्स देखना पसंद है तो बनाना भी स्टार्ट कर दो, उससे पैसा आएगा, उससे मजबूती आएगी, ठीक है ना? तो अपना समय सोशल मीडिया पर वेस्ट करना बंद करो, ये मैं आज आपसे कहता हूं। और आपकी आंखों में आंखें डालकर यह कहता हूं कि अगर आप ये अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो अब से 5 साल 6 साल बाद आप पछताओगे और सोचोगे कि उस समय में मेहनत कर लेता, कुछ अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेता जिसको मैं पा सकूं, जिसको मैं मेहनत करके अचीव कर सकूं। दोस्तों और मेरे भाइयों और बहनों, यह क्लास होने वाली है एक बहुत ताकतवर क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की, जहां पर हम कवर करने वाले हैं वोकैबुलरी को। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, पहला वर्ड है इनएक्सेसिबल। क्या होता है इनएक्सेसिबल? एक एक्सेसिबल वर्ड का मतलब होता है जहां हम पहुंच सके, एक्सेस कर सके। कहते ना कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, बोलते ना मेरा एक्सेस जो है वो प्रधानमंत्री तक है, यानी कि पहुंच। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इन शब्द अगर किसी वर्ड में लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो उसको नेगेटिव बना देता है, वो उसको नकारात्मक बना देता है। तो इन एक्सेस का मतलब होता है कि जहां तक आपकी पहुंच ना हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक दिव्यांग व्यक्ति है,
ये एक आप कह सकते हो कि व्हील चेयर पे बैठा है, इनके लिए यहां तक पहुंचना एक्सेसिबल नहीं है, ये इन एक्सेस है, यानी कि ये यहां तक पहुंच नहीं सकते। तो इन एक्सेस का मतलब क्या होता है, जहां तक आप पहुंच ना सको। ठीक है, जैसे ये तिजोरी बहुत मजबूत है, तो ये तिजोरी को आप खोल नहीं सकते, इसके अंदर घुस नहीं सकते, तो इसको इन एक्सेस तिजोरी बोलेंगे, समझे ना। तो वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और कॉन्टैक्ट, जिस तक हम पहुंच ना सके, जिस तक हम कॉन्टैक्ट ना कर सके, उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल बोलते हैं, समझे कि नहीं। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, द ट्रेजर वर हिडन डीप विद इन एन इनएक्सेसिबल केव। जो ट्रेजर है, ट्रेजर का मतलब होता है संपत्ति, धन, सोना, चांदी, इसको ट्रेजर बोलते हैं। वो हिडन है, छिपा हुआ है, कहां पर, डीप यानी गहरे, किसके अंदर, केव के अंदर, गुफा के अंदर। जो आभूषण है, जो सोना चांदी है, ट्रेजर है, वो छिपा हुआ किसके अंदर, केव के अंदर। दोस्तों यहां पर मैं सेंटेंस के थ्रू आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप खाली वोकैबुलरी मत सीखे, आप देखें कि सेंटेंस को कैसे समझते हैं। यहां पर हम पिक्चर की हेल्प से वोकैबुलरी को भी सीखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज को लेकर वो बिल्डअप हो। ठीक है ना, तो खाली वोकैबुलरी को रटने से कोई फायदा नहीं है, आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपका एक कमांड भी होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कोई शब्द अगर आपको दिया गया है तो उसको सेंटेंस में यूज करना भी आना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। क्योंकि चाहे सीजीएल की बात हो या बैंकिंग की बात हो, वहां पर आपसे ऐसी इंग्लिश पूछी जाती है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो रटने वाली इंग्लिश नहीं सीखेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे जहां पर हम इंग्लिश को ऑथेंटिक तरीके से सीखे, जहां पर इंग्लिश को हम इस तरीके से सीखे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। अगला वर्ड देखिए, आपकी स्क्रीन पर मिलेगा आपको, इनडिलीबल। देखिए, डिली का शब्द का मतलब है डिलीट कर देना, और इनडिलीबल जिसको डिलीट ना कर सके, यानी कि इनडिलीबल का मतलब क्या होगा, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते उस शब्द को बोलेंगे इनडिलीबल। जैसे कि इनडिलीबल इंक आती है, एक इंक ऐसी आती है जिसको आप लगा दो तो वो कई दिन तक छूटती नहीं है, इनडिलीबल है, जिसको आप मिटा नहीं सकते। यानी इस शब्द का मतलब क्या हुआ, जिसको आप मिटा नहीं सकते उसको इनडिलीबल बोलेंगे। ठीक है ना, यहां पर देखिए एक लड़की ने अपने गर्दन पे क्या टैटू बनवा रखा है, इनडिलीबल टैटू, यानी कि जो टैटू ना मिटे उसको इनडिलीबल बोलेंगे। और डिलीबल से डिलीट याद रखना, यानी कि जिसको डिलीट ना कर सके। ठीक है, जिसको हम मिटा ना सके उसको शब्द को क्या बोलेंगे, इनडिलीबल शब्द बोलेंगे। ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको साफ नहीं कर सकते, जिसको रिमूव नहीं कर सकते, जिसको फॉरगेटन, जिसको भूल नहीं सकते, उसको इनडिलीबल बोलेंगे। ठीक है ना, यहां पर एक सेंटेंस की हेल्प से हम इसको समझेंगे। देखिए, द मेमोरी ऑफ हर लाफ्टर वॉज इनडिलीबल, यानी कि उसकी हंसी की जो याद है मेरे जहन में वो इनडिलीबल है, यानी कि वो मैं भूलता नहीं उसकी हंसी। ठीक है ना, एंचिंग इटसेल्फ इनटू हिज हार्ट फॉरएवर, जो उसके दिल में बस चुका है। एंचिंग, एंचिंग का मतलब होता है जो छप जाना, प्रिंट हो जाना। तो एंचिंग हो गया है उसके दिल में हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए, यानी कि उसकी जो हंसी की जो आवाज है वो मेरी मेमोरी में बहुत एक गहरे रूप से छप गई है, जो मिट नहीं रही है, उसको हम इनडिलीबल मेमोरी बोलते हैं, इनडिलीबल। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे, इंडिक्ट। दोस्तों याद रखना, ये जो वोकैबुलरी में करा रहा हूं ना, यहां पर आपका एक खाली सब्जेक्ट ही कवर नहीं हो रहा, यहां पे आपका मार्गदर्शन हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि एनर्जी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हमारा जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें कहां जाना है, क्या करना है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। तो उस जीवन में जहां पर आपकी डायरेक्शन लेस लाइफ हो, वहां पर डायरेक्शन देने का काम भी मैं करूंगा, और वहीं पर आपको इंग्लिश और वोकैबुलरी भी कवर कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके भाई बहन और आपके रिश्तेदार इस वीडियो को देखें तो उनको एक सीख मिले कि हाँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, और कुछ कदम चलने से ना चलने से बेहतर है कुछ कदम आगे चला जाए, बढ़ा जाए अपने जीवन में, कुछ करा जाए अपने जीवन में। सोने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, उठ जाओ, जाग जाओ और अपनी मंजिल पाने में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि यही आपको एक ऐसी चीज है, सफलता, जो आपको रिस्पेक्ट देगी समाज में। ठीक है ना, जो आपको चलने पे मजबूर कर देगा। ये वीडियो इस तरह की मैं बना रहा हूं ताकि मेरे जो भाई बहन है वो मजबूर हो जाए पढ़ने पे। मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो दोस्तों आप इस समाज में आप देख लेना कि कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, इंडिक्ट शब्द को देखिए, इंडिक्ट शब्द का मतलब क्या होता है, इंडिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के सामने किसी को दोषी ठहराना, यानी कि किसी पे आप आरोप और प्रत्यय लगाते हो तो यानी कि उसको दोषी ठहरा रहे हो, इस शब्द को कहते हैं इंडिक्ट। यहां पर देखिए, फॉर्मली एक्यूज्ड और चार्ज। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना,
किसी पे चार्ज लगाना, समवन विद ए सीरियस क्राइम, किसी को सीरियस क्राइम से यानी कि उसने कोई बहुत ही बड़ा अपराध किया है, घोर अपराध किया है, उसके ऊपर उसको क्या किया जाता है, उसको दोषी ठहराया जाता है। इसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, इंडिक्ट, किसी पर आरोप लगाना, किसी को दोषी ठहराना। यहां पर देखिए, ये यहां पर एक पिक्चर लगी हुई है जहां पर पीछे जज बैठे हैं और जज ने इसको इंडिक्ट किया यानी कि इसको दोषी ठहराया है। यहां पर इस पिक्चर से भी देख लीजिए कि जो दोषी होते हैं उनके हाथों में हथकड़ी होती है, यानी इंडिक्ट इंसान के हाथ में क्या होगी, हथकड़ी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, द प्रोसिक्यूटर प्लान टू इंडिक्ट द सस्पेक्ट। अच्छा, प्रोसिक्यूटर कौन होता है? देखिए, प्रोसिक्यूटर होता है एक ऐसा सरकारी लॉयर जो कि केस लड़ता है किसी का, है ना। तो प्रोसिक्यूटर प्लान टू इंडिक्ट, प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, प्लान किया है इंडिक्ट, उस पर आरोप लगाने का। द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है जो आरोपी है, मल्टीपल काउंट ऑफ फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग, कि उस जो सस्पेक्ट है, जो आरोपी है, उसने फ्रॉड किए हैं। और ये बात कौन प्रूफ करने में लगा हुआ है, प्रोसिक्यूटर, यानी कि एक सरकारी जो एक तरह से जो वकील वगैरह होते हैं उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझे ना, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर दोष लगाना या किसी पर दोषी ठहराना किसी को, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे इनएलिजिबल। देखो, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है किसी एग्जाम में बैठने की तो आप एलिजिबल हो, योग्य हो। अगर इसमें इन लगा देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है, यानी कि इनएलिजिबल, अयोग्य। अगर आप फॉर्म भरने के लिए अयोग्य हो, इसका मतलब आपकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है जितनी मांगी जा रही है, यानी कि आप इनएलिजिबल हो, आप अयोग्य हो, ठीक है ना। विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन और टू डू और गेट समथिंग, यानी कि कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उस तरह की, तो आप इनएलिजिबल हो, आप योग्य नहीं हो, डिस्क्वालिफाइड हो, ठीक है। यानी कि आप डिस्क्वालिफाइड हो, आप योग्य नहीं हो, नॉट एलिजिबल। यहां पर देखिए, ड्यू टू हिज प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड, ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, किसके, उसके पहले, प्रायर मतलब पहले, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके, यानी अपराध के जो उसके रिकॉर्ड है, ही वॉज डीम्ड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसको डीम का मतलब होता है, यानी कि वो इनएलिजिबल ठहराया जाता है, उस पर ये आरोप लगता है कि वो इनएलिजिबल है, गवर्नमेंट जॉब में वो सेट नहीं होगा, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड उसको किया जाता है, समझे ना। तो इनएलिजिबल का मतलब अयोग्य। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, मैंने एक शब्द आपको पढ़ाया था इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम रोक नहीं सकते, जैसे कि डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु जो है वो रोकी नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो उसी के जैसा शब्द है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग तो होता है वही जो कि इनएविटेबल का होता है, यानी कि जिसको रोका नहीं जा सकता, और दूसरा मीनिंग जो इसका होता है वो ये होता है जो जिसको आप झुका नहीं सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते, जो लगातार चलता रहे, यानी कि अनयील्डिंग, जिसको झुका ना सके, रिलेंटलेस, जो लगातार चले, परसिस्टेंट, यानी कि कंटिन्यूस चले, अनवेवरिंग और डिटरमाइंड। अनवेवरिंग का मतलब यानी कि जो एक तरह से बहुत ही ज्यादा कठोर हो, बहुत ही ज्यादा संकल्प उसने ले रखा हो, जो झुके ना, जो चलता रहे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इनएक्सोरेबल बोलेंगे। तो इनएक्सोरेबल के दो मीनिंग समझ गए ना क्या होता है। तो यहां पर देखिए, समय के लिए भी यूज हो जाता है और किसी चीज के लिए भी यूज हो जाता है कि कोई चीज अगर जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम एक तरह से झुका नहीं सकते, उसको भी क्या बोलेंगे, इनएक्सोरेबल बोलेंगे। जैसे कि डेथ के बारे में मैंने बता दिया, डेथ क्या है, इनएक्सोरेबल है। समय भी क्या है, इनएक्सोरेबल है, क्योंकि समय को आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, डिस्पाइट देयर प्ली फॉर मर्सी। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद इसके कि उसने प्ली करी है, यानी कि उसने एक तरह से दूसरों के सामने विनती की है कि उस पर मर्सी की जाए, उस पर दया की जाए। द जज सेंटेंस, जो जज ने उसको एक तरह से सजा दी है, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, तो जज ने जो उसको सेंटेंस दी है वॉज इनएक्सोरेबल, वो एक इनएक्सोरेबल है, यानी कि उसको वो रोक नहीं सकते, है ना, एंड अनयील्डिंग, उसको वो रोक नहीं सकते और वो फैसला वापस नहीं लिया जा सकता, है ना, झुक नहीं सकते वो, तो इसको हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल, समझे ना। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर इटरमेंट। अच्छा, एक शब्द है इटरमेंट और एक होता है इंटरमेंट, दोनों शब्द का डिफरेंस बताऊंगा। पहले इस शब्द को देखिए, इटरमेंट का मतलब क्या होता है। इटरमेंट का मतलब होता है मुर्दे आदि को दफनाने की जो क्रिया होती है, यानी कि जो क्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होता है किसी मुर्दे को जमीन में दफनाने का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इटरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटरमेंट। यहां पर स्पेलिंग देखिए, ITERMENT, इटरमेंट, ठीक है ना, समझे ना। द बरियल, बरियल का मतलब है दफनाना, और एक्ट ऑफ लेइंग ए डेड बॉडी टू रेस्ट इन ए ग्रेव और टॉम्ब, यानी कि किसी डेड बॉडी को किसमें
किसमें दफनाना, किसी ग्रेव कबर में या किसी टॉम्ब कबर के अंदर उसको दफनाने की जो क्रिया होती है उसको इंटरमेंट कहते हैं। यहां पर देखिए ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि कुछ लोग किसी को दफना रहे हैं, तो इसको इंटरमेंट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे सेंटेंस देखिए, द सोलिमन इंटरमेंट। सोलिमन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुखदायक। जो इंटरमेंट है, जो दफनाने की क्रिया है, सेरेमनी वॉज अटेंड बाय फ्रेंड एंड फैमिली। उस सेरेमनी में जब ये इंटरमेंट का प्रोसेस चल रहा था वहां पर फैमिली और फ्रेंड इकट्ठा हुए, हु गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, पे देयर फाइनल रिस्पेक्ट, और वो अपना जो फाइनल जो अंतिम सम्मान उसको पे कर रहे हैं यानी कि दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरमेंट का मतलब समझ गए ना, किसी इंसान को दफनाने की क्रिया को इंटरमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और शब्द है जो कंफ्यूज करता है, इंटरमेंट। अब देखो यहां पर एन एक्स्ट्रा आ गया, इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है दफनाने की क्रिया, और इंटरमेंट का मतलब होता है किसी को नजरबंद रखना। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जब जापानीज और अमेरिका के बीच में एक तरह की जंग की सिचुएशन बनी हुई थी, तो वहां पर जो जापानीज अमेरिका में रहते थे उनको नजरबंद किया गया, उनको घरों में बंद किया गया अमेरिकन के द्वारा। तो इस शब्द को हम इंटरमेंट बोलते हैं। इस शब्द को क्या बोलते हैं? इंटरमेंट, यानी नजरबंद करना किसी को। यहां पर देखिए, द एक्ट ऑफ डिटेनिंग, किसी को अपने कब्जे में लेना, डिटेन करना। और कन्फाइनिंग इंडिविजुअल टिपिकली ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर, किसी को अपने कब्जे में करना, कहां पर? जब वॉर होती है, जब जंग होती है। पॉलिटिकल अनरेस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन, यानी कि राजनीतिक कारण से उनको रेस्ट में किया, अपने अंडर में किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी के कारण, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण उनको नजरबंद किया जाता है, समझे ना। तो इसको बोलेंगे इंटरमेंट। एन यहां पर एक्स्ट्रा है, समझे ना। तो यहां पर पिक्चर आप देख रहे हो कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की बात है, जब जापानीज लोगों को नजरबंद किया जा रहा था अमेरिकन के द्वारा। तो यहां पर देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड मैनी जापानीज अमेरिकन वर सब्जेक्टेड टू इंटरमेंट। बहुत सारे जापानीज लोगों को क्या किया गया? इंटरमेंट किया गया, यानी कि उनको नजरबंद किया गया। आई होप सो कि आप समझ गए हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला शब्द है इंटरगनम। देखो इंटरगनम, देखिए ये शब्द का मतलब क्या होता है? इंटरगनम का मतलब क्या होता है? देखिए एंट्रीगनम, ठीक है। तो इसको सही तरीके से बोलेंगे एंट्रीगनम। एंट्रीगनम का मतलब होता है जब एक राजा अपने शासन से जा रहा होता है और दूसरा आ रहा होता है, तो उसके बीच के समय को एंट्रीगनम बोलते हैं। यानी कि ऐसा समय जब कोई भी राजा गद्दी पर ना हो, उस समय को, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम एंट्रीगनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस पीरियड ऑफ टाइम को एंट्रीगनम बोलेंगे। जैसे कि ये है राजगद्दी है, ये किंग नंबर 1 है, ये किंग नंबर 2 है। किंग नंबर 1 जो है जा रहे हैं गद्दी छोड़कर, और किंग नंबर 2 आ रहे हैं। तो ये जो बीच का समय है जब गद्दी खाली रहती है, तो उसको ही इंटरगनम बोलते हैं। और इंटर का मतलब ही बीच होता है। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, यानी कि वो समय जब एक राजा जा रहा है और एक आ रहा है, उस समय के जो बीच का समय है उसको इंटरगनम बोलते हैं। देखिए, अ पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड, जब एक गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, स्पेशली बिटवीन सक्सेशन रीजन एंड रिजीम्स। यानी कि सक्सेशन का मतलब है जब उत्तराधिकारी कोई दूसरा राजा गद्दी पर आ रहा होता है, कोई अपना रेन यानी कि कोई अपना शासन शुरू करने वाला होता है, तो उस बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? इंटरगनम बोलते हैं। समझे कि नहीं? समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम से कम 3, ठीक है। यहां पर देखिए, द कंट्री एक्सपीरियंस एन एंटीग्रम फॉलोइंग ए सडन डेथ ऑफ द किंग। जो कंट्री है वो एक्सपीरियंस कर रही है, वो महसूस कर रही है। एंटीग्रम यानी कि अशासन की, जो 2 शासनों के बीच का काल है उसको महसूस कर रही है। सडन डेथ ऑफ किंग यानी कि राजा की जो मृत्यु हो गई है उसकी वजह से एंटीग्रम की सिचुएशन बन गई है, समझे ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है नेल। नेल का मतलब होता है, देखिए जो डेथ नेल, डेथ नेल आपने सुना ना, मृत्यु के बाद एक घंटी बजती है। अच्छा, ये कहां पर होता है? ये जापान में ज्यादातर होता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, साउंड ऑफ ए बेल, एक घंटी की एक साउंड होती है, स्पेशली ए फ्यूनरल बेल। ये एक जब बजाई जाती है जब किसी का फ्यूनरल होता है, यानी कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये घंटी बजाई जाती है। ये उसका इंडिकेशन है कि कोई किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो इसको नेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेल। एसोसिएटेड विद सोलिमन और मॉर्नफुल ओकेजन, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ये जुड़ा होता है किसके साथ? सोलिमन यानी कि बहुत ही दुखदायक, और मॉर्नफुल का मतलब भी दुखदायक ओकेजन। कोई एक ऐसा ओकेजन होता है, कोई ऐसा समय होता है जहां पर वो घंटी बजाई जाती है, समझे ना। इसको क्या बोलेंगे? डेथ नेल, ठीक है। मृत्यु के समय जो घंटी बजाई जाती है, यानी कि शोक सूचक घंटे की ध्वनि होती है। ये घंटे की जो ध्वनि होती है ये शोक संदेश दे रही होती है। यहां पर देखिए, द सोम्बर नेल, सोम्बर का मतलब है बहुत ही ज्यादा दुखदायक, बहुत ही ज्यादा गंभीर। जो नेल है, जो घंटी की आवाज है, ऑफ द चर्च, चर्च में, बेल
इकोड, इकोड का मतलब गूंज चुकी है थ्रू द विलेज, पूरे गांव के अंदर, सिग्नलिंग द पासिंग ऑफ बिलोव्ड कम्युनिटी मेंबर। ये सिग्नल कर रही है, दिखा रही है कि जो कम्युनिटी का मेंबर उसकी डेथ हो चुकी है। बिलोव्ड मतलब उसका कम्युनिटी का जो प्यारा जो व्यक्ति था उसकी डेथ हो चुकी है, उसके सम्मान में ये डेथ नेल बजाई गई है। नेल का मतलब समझ गए ना। अगला वर्ड देखिए लैंडस्केप। दोस्तों दोस्तों एनर्जी बनाए रखिए। मैं कह रहा हूं आपसे फिर से, अपने मरे हुए इंसान को जगाओ। जब तक वो जो आपके अंदर इंसान बैठा है वो जागेगा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो वो इंसान जिसको समाज ने मार दिया है, जिसको हमारे ही लोगों ने हमारे अंदर मार दिया है, ये बोल बोल के कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तेरे में दिमाग कम है, या तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये फेल हो गया, वो उन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है दोस्तों। और इस विश्वास को मैं क्रिएट करूंगा आपके अंदर दोबारा, क्योंकि मैं आपका भाई आपके साथ हूं। याद रखना, फ्री एजुकेशन लेके आएंगे इंडिया में, हर चीज फ्री में पढ़ाऊंगा दोस्तों, और मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। याद रखना, आप मेरी पावर हो और मैं आपकी पावर हूं। मेरे साथ बने रहिए और एग्जाम को क्लियर जरूर करेंगे दोस्तों। मैं केवल इंग्लिश नहीं पढ़ाता आपको, एक मार्गदर्शन भी दूंगा ताकि आप और सब्जेक्ट पे मेहनत कर सको। आप है ना, परसिवरेंस आपके अंदर आ सके, लगातार चलने की क्षमता आ सके, है ना, आप अनयील्डिंग हो, आपको कोई तोड़ ना सके, आपको कोई रोक ना सके। ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी मैं आप में क्रिएट करना चाहता हूं। और मैं अपने हिंदुस्तानी लोगों से, अपने हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं या तो फुल फोकस से तैयारी करो या छोड़ दो, या तो फुल फोकस से तैयारी करो या छोड़ दो। क्योंकि किसी काम को अधूरेपन से करने का कोई मजा नहीं है। किसी काम को आप मतलब डिवाइडेड आपकी अगर सोच है कि यार मैं ये कर रहा हूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो वहां पर आपका सक्सेस होना नामुमकिन है, वहां पर आप फेल होना आपका जायज है, क्योंकि आपका फोकस एक जगह है ही नहीं। तो दोस्तों फोकस बनिए, प्लीज फोकस्ड बनिए, और अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करिए ताकि आप कुछ अचीव कर सको। कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको अचीव करने में पूरी एनर्जी लगती है, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है यहां पर हम देखेंगे। देखिए, विस्तृत मैदान के पार दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं दृश्यावली या दृश्य मूर्ति, यानी कि आप अगर किसी मैदान की तरफ देखते हो, वहां पर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, जमीन दिख रही है, सूरज दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, तो इस पूरे दृश्य को हम लैंडस्केप बोलते हैं। इस पूरे दृश्य को क्या बोलेंगे? लैंडस्केप, ठीक है ना। यहां पर देखिए कहते हैं ना, यार मेरी पिक्चर लैंडस्केप मोड में ले लो, यानी कि ऐसे ले लो जो मैं भी आ जाऊं, मेरे पीछे आसमान भी आ जाए, जमीन भी आ जाए, पेड़ पौधे भी आ जाए, सूरज भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, मेरी ऐसी पिक्चर, ऐसी फोटो खींच दो, तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, है ना। एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जब आप सब कुछ देख सको एक लार्ज एरिया में, ठीक है, इसको लैंडस्केप पिक्चर बोलते हैं, समझे ना। यहां पर देखिए, आई एंजॉय टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द सीनिक लैंडस्केप ड्यूरिंग सनसेट। सूरज जब छिप रहा था, मैंने एक पिक्चर ली, कैसी? एक लैंडस्केप पिक्चर ली, समझे ना बात को। अगला वर्ड है लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, लेपिडिस्ट एक ऐसा स्किल्ड वर्कर होता है जो हीरो को तराशता है, जो महंगे महंगे पत्थरों को तराशता है, उनको उनकी घिसाई करके उनको बहुत अच्छा बनाता है। डायमंड हो या कोई भी अलग अलग तरह के पत्थरों को ये तराशता है, तो इसको लेपिडिस्ट बोलता है। वो पत्थर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, उसको तराशने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? लेपिडिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरे साथ दोहराओ, लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट बोलेंगे उसको, जो पत्थर को तराशेगा उसको लेपिडिस्ट बोलेंगे। यहां पर देखिए, अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव प्रीशियस स्टोन। एक स्किल्ड वर्कर होता है जो कट करता है, काटता है, एनग्रेव करता है, यानी कि उनके अंदर खुदाई करता है, एंड प्रीशियस स्टोन, जो बहुत ही महंगे पत्थर होते हैं, प्रीशियस, है ना, उन पत्थरों की क्या करता है? ये एक तरह से उन पत्थरों की नक्काशी करता है ना, जो बहुत ही कुशल श्रमिक होते हैं, बहुमूल्य पत्थरों को काटता है और उनकी नक्काशी करता है, उनको सजाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? लेपिडिस्ट बोलेंगे। यहां पर देखिए, ये व्यक्ति लेपिडिस्ट है, ये पत्थरों की नक्काशी कर रहे हैं। यहां पर देखिए, द स्किल्ड लेपिडिस्ट, जो लेपिडिस्ट है यानी कि कुशल श्रमिक है, जो वो क्या कर रहा है? मेटिकुलसली शेप्ड, बहुत मेहनत से, बहुत बारीकी से शेप कर रहा है द रो जेमस्टोन, जो रो यानी कि जो अभी पत्थर जमीन से निकले हैं उनको रो जेमस्टोन बोलते हैं, इनटू ए डिजलिंग फेस्टेड सेंटरपीस फॉर द नेकलेस, यानी कि नेकलेस के अंदर जो सेंटर पीस है, और फेस्टेड का मतलब होता है मल्टी फेस्ट, जिसके ज्यादा होते हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं? उनकी नक्काशी कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? उनकी लेपिडिस्ट कर रहे हैं ना। तो यानी कि डायमंड वगैरह की या पत्थर जो जेमस्टोन होते हैं उनकी नक्काशी करने वाले को लेपिडिस्ट बोलते हैं। ये एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आज की वीडियो में जुड़ने के लिए, और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। हमारे देश के जो युवा है वो डिस्ट्रैक्टेड है। आप चाहे यूट्यूबर बनना चाहते हो तो फोकस तरीके से यूट्यूबर बनिए,
आप चाहे पढ़ाई करना चाहते हैं तो फोकस तरीके से पढ़ाई करिए, लेकिन इस देश का नाम जरूर करिए दोस्तों। अपने भाइयों बहनों के लिए सहारा बनिए, कुछ ऐसा करिए ताकि उनके अंदर एनर्जी आए, आप दूसरों के लिए एक सीख का प्रतीक बने। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर, सबके अंदर, जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी डेवलप हो जाए जो कुछ करने पे मजबूर हो जाए। समय हमारे पास बहुत कम है दोस्तों, और बहुत सारी चीजें करनी है हमें, ठीक है ना। और आप हमेशा याद रखना दोस्तों, आप जब भी मेहनत करोगे तो वो मेहनत करने का रीजन आपके अंदर से आएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेहनत करने के जो रीजन है वो आपके अंदर से आएगा, आपकी अपनी मजबूरी, आपकी अपनी जो चुनौतियां हैं उनसे आएगा। तो आप अपनी पिक्चर को देखिए, अपनी फिल्म को देखिए कि आज हम कहां खड़े हैं और हमें कहां पहुंचना है। वो पिक्चर अगर आप ध्यानपूर्वक, ध्यान से बैठ करके 1 घंटा सोच लो आज कि मेरा जीवन, क्या मेरे जीवन में कोई मेरा लक्ष्य है या नहीं है। अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य निर्धारित कर लो और दोस्तों उस लक्ष्य को पाने में लग जाओ। वो कोई भी लक्ष्य हो सकता है, चाहे आपका किसी भी सेक्टर में बनने का कोई भी लक्ष्य हो। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारे देश के जो युवा शक्ति है, जो 18 से लेकर 25 साल की जो युवा शक्ति है, मैं चाहता हूं कि उनको एक डायरेक्शन मिल जाए। आप कुछ भी करना चाहते हो, XYZ, चाहे आप एग्जाम निकालना चाहते हो या आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके अंदर एनर्जी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अनस्टॉपेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम ग्रो करेंगे, हम अपने देश को ग्रो करेंगे, अपने परिवार को ग्रो करेंगे, अपने देश को और खुशहाल बना सकते हैं, अपने परिवार में और खुशियां बांट सकते हैं। ये तभी होगा जब आप मेहनती बनोगे, आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिसमें एक कैरेक्टर हो, एक चरित्र हो। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर चरित्र खत्म है। आप ऐसी रील्स देखते हो जिनसे आपका चरित्र का नाश होता है। हम ऐसे समाज की कल्पना कैसे कर ले जिस समाज में जो लोग हैं वो खोखले लोग रहते हैं, उस समाज में हम ऐसे समाज की कल्पना कैसे करते हैं कि वो विश्व पावरफुल कंट्री हम बने, हम विश्व गुरु बने। हम कैसे बन सकते हैं विश्व गुरु जब हमारे बच्चे पूरा टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। तो ये देश विश्व गुरु कैसे बनेगा दोस्तों? ध्यान करिएगा मेरी बातों को। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एनर्जी बनाए रखिए, जिंदा दिल रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं, नमस्कार।